हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों के बारे में बताऊंगा और उससे संबंधित स्टैटिक जीके के जितने भी सवाल बनेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सवाल को भी मैं बताऊँगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करें। आज की क्लास की पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को आरंभ करते हैं और ये रहा आप लोग के सामने पहला सवाल। क्या है कि भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, हेली मीन्स होता है हेलीकॉप्टर, हेली मीन्स हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर हब कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये आपको पूछ रहा सवाल। तो इसका सही जवाब है गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला हेली हब, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत का पहला हब, भारत का फर्स्ट हेली हब है जो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम, हरियाणा में। इसमें क्या क्या सुविधाएं होगी तो इसको मैं आप पहले इसको इमेज दिखाता हूँ फिर इसके बारे में बताता हूँ। ये है हेलीकॉप्टर और इसमें क्या होगी, हेलीकॉप्टर से संबंधित जितने भी सेवाएं होगी वो सारी सेवाएं एक ही जगह पर एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी, जिसको हम लोग हेली हब कहेंगे। क्या कहेंगे? हेली हब मीन्स इसके सर्विसिंग, इसका क्या क्या सर्विसिंग हो गया, वॉशिंग हो गया और इसका मेंटेनेंस, ये जितनी भी सुविधाएं होती है मीन जितनी भी ज़रूरत होती है हेलीकॉप्टर को, उस सारी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होगी, उसको हम क्या कहेंगे? हेली हब। मीन्स कह सकते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन। वन स्टॉप सॉल्यूशन मीन्स एक ही जगह सारी सुविधाएं हेलीकॉप्टर की जो उपलब्ध होगी उसको हम क्या कहेंगे? हेली हब कहेंगे। तो आते हैं हम सवाल की तरफ। तो अब समझ में आया होगा दोस्तों कि हेली हब किसको बोलते हैं और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट हेली हब सेंटर खुला है। वो कहाँ खुला है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक, तो हरियाणा की बात बता दें और इसका उद्घाटन कौन किया, ये और इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका उद्घाटन जो है सो हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम जिसको बोलते हैं, वो उद्घाटन किए। और कौन? वो दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जो है सो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें सीएम की, तो वहाँ के सीएम जो है सो मनोहर लाल खट्टर है। मनोहर लाल खट्टर जो हैं सो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। दोस्तों, अब ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब ले चलते हैं आपको दूसरे सवाल की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने दूसरा सवाल और बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा। क्या सवाल है कि हाल ही में तैयार किस देश की दुनिया की सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160N बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी? तो सवाल सीधा सीधा ये बोल रहा है कि किस देश ने दुनिया की पहली सबसे भारी लड़ाकू विमान जो है, जिसका नाम है TU, क्या नाम है? TU-160M, ये विश्व की सबसे भारी लड़ाकू विमान है। इसने पहली उड़ान सफलतापूर्वक भरी है। तो ये किस देश की है वो सवाल में पूछ रहा है। तो आप सवाल समझ में आया होगा। तो इसका सही जवाब है रूस। रूस जो है सो दुनिया का पहला ऐसा देश है जो सबसे भारी लड़ाकू विमान का सफल उड़ान भरी है, जिसका नाम है TU-160M बॉम्बर है। और ये किसने उड़ान भरी है, किस देश ने? तो रूस ने। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब आपको दिखाते हैं रूस को मैप में, वर्ल्ड मैप में कि कहाँ है रूस। ये रहा वर्ल्ड मैप, इसको थोड़ा जूम करते हैं और बताते हैं कि रूस की क्या स्थिति है। दोस्तों, ये दिख रहा होगा, ये पूरा रूस है, ये पूरा रसिया है। मैं बता दूं, ये पूरा एरिया जो दिख रहा है, ये जो है सो पूरा ये क्या है? रसिया है, रूस है। ठीक है, और रूस की राजधानी यहाँ है दोस्तों। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को रूस की राजधानी है और यहाँ इसकी राजधानी है रूस। और इसकी मुद्रा की बात करें, मुद्रा मीन्स इस रूस की करेंसी क्या है, कौन सी मुद्रा यहाँ चलती है? तो यहाँ चलती है रूबल। ठीक है दोस्तों, यहाँ रूस की करेंसी क्या है? रूबल। और रूस की जो राष्ट्रपति हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन जो है दोस्तों, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। रसिया के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ की मुद्रा क्या चलती है, मीन्स करेंसी क्या चलती है? जैसे दोस्तों इंडिया में रुपया चलता है, वैसे रसिया में क्या चलता है? रूबल चलता है। और यहाँ रूस की राजधानी इस जगह है दोस्तों, देखिएगा इसकी लोकेशन यहाँ है और यही है इसकी राजधानी मॉस्को। ठीक है दोस्तों, अब ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बात और बता दें दोस्तों कि ये क्या है, रूस जो है विश्व की मीन्स क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस जो है सो विश्व की सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में, एरिया में रूस जो सबसे बड़ा देश है, ये इस बात को आप ध्यान में रखें दोस्तों। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ ले चलते हैं। ये है जो रूस जो दुनिया का सबसे भारी लड़ाकू विमान का सफलतापूर्वक उड़ान भरा, ये वो विमान है TU-160M बॉम्बर है ये, और बिगेस्ट बॉम्बर। ठीक है, इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट बॉम्बर इन द वर्ल्ड। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर ले चलते हैं।
अब दोस्तों रूस से क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो सवाल को आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। सवाल क्या है कि इंदिरा अभ्यास, इंदिरा अभ्यास मीन्स दोस्तों ये इंदिरा एक्सरसाइज होता है भारतीय सेना के बीच में और रूस की सेना के बीच में, उसका नाम है इंद्र। इंद्र आप इसमें नाम से ही देख सकते हैं दोस्तों, इंद्र मैं यहाँ लिख दूँ इंद्र। कैसे आप याद रख सकते हैं, अगर याद नहीं है फिर भी ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। क्या देखो IND लिखा हुआ है, IN से इंडिया हो गया और RA से हो गया रसिया दोस्तों। तो ये इंडिया और रसिया के बीच का संयुक्त युद्ध अभ्यास है जिसको नाम है, क्या नाम है, इंद्र। दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब अगला सवाल क्या बोल रहा है कि रूस की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, सॉरी यूरोप की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है। तो इसका सही जवाब है माउंट एल्ब्रूज। माउंट एल्ब्रूज जो है सो यूरोप की सबसे ऊंची शिखर है और ये किस देश में है दोस्तों, तो इसको मैं बता दूं कहाँ है, रूस। रूस में जो है माउंट एल्ब्रूज है और माउंट एल्ब्रूज है दोस्तों, मैं बता दूं माउंट एल्ब्रूज जो है कोकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कोकेसस जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूज, जो कहाँ है दोस्तों, रूस में। और यूरोप की ये सबसे ऊंची शिखर है। इसको ध्यान में रखना, ये सवाल पूछता है बार बार कि माउंट एल्ब्रूज जो है सो किस देश में है, या तो माउंट एल्ब्रूज किसकी सबसे ऊंची शिखर है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कोकेसस की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, माउंट एल्ब्रूज जो कि यूरोप में है। अब बात करूं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, इसमें आप स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बैकाल झील कहाँ है। तो बैकाल झील दोस्तों रूस में है। कहाँ है बैकाल झील, रूस में है और विश्व की सबसे गहरे पानी का झील है। इसको आप बहुत ही ध्यान से रखें, ये गहरे पानी का झील है, सबसे गहरा, विश्व में सबसे गहरे पानी का झील कौन सी है दोस्तों, तो बैकाल झील। अब दोस्तों आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें अच्छी से आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिप्ले करके देखें और आपको अच्छी से समझ में आएगा। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आपके सामने तीसरा सवाल, क्या बोल रहा है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 15 जनवरी। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। और थल सेना प्रमुख बोलने तो MM नरवाने हैं। थल सेना प्रमुख कौन है, MM नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने जो है सो थल सेना के प्रमुख हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। मैं बता दूं थल सेना दिवस 15 जनवरी को। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को। आप कमेंट में सेक्शन में बताएं कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नेवी डे कब मनाया था, आप कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों। अब आपके सामने ऑप्शन में दिख रहा होगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को जो है सो टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं दोस्तों। प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, 28 फरवरी को। 24 जनवरी भी ऑप्शन में दिख रहा होगा, 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये दिवस और इम्पोर्टेंट है कि ये दिवस कब क्यों मनाया जाता है, क्योंकि नागरिकों की रक्षा हेतु अपने जो प्राणों की आहुति दिए हैं हमारे जो सैनिक, उसकी वीर गाथा के लिए ये थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अब पहले जो भारतीय चीफ इन कमांडर बने थे वो बने थे कौन, करियप्पा। करियप्पा जो है पहले कमांडर इन चीफ बने थे आज़ादी के बाद। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ ले चलते हैं। अब जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण डेज बन सकते हैं उन सभी डेज को आपके सामने लेकर आया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जो हैं सो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। इसी के दिन ये जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। चलिए अगला सवाल क्या, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस की बात करें दोस्तों तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी से ही क्यों, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को 1975 को ही विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दोस्तों। विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये सम्मेलन बता दूं कि ये सम्मेलन नागपुर में हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। उसी दिन से 10 जनवरी से ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद के जन्म तिथि पर मनाते हैं और ये कब मनाते हैं, 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो स्वामी विवेकानंद जो सो विद्यार्थियों के बहुत ही प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, इसलिए 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला बात करते हैं दोस्तों पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस के रूप में ये पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है और 23 जनवरी से पराक्रम दिवस मनाना स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो अभी मैंने बताया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। आई होप ये सारा दिवस आपको क्लियर हुआ होगा। अगर याद ना आए दोस्तों तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखें और ये सारा डेट आपको याद हो जाएगा, बार बार देखें। दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों कि आप सुबह में
उठें और रोज़ एक टारगेट फिक्स करें। आप उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन बिता दें दोस्तों, इससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ ले चलते हैं दोस्तों। ये रहा आप लोग सामने अगला सवाल। भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद का ऑर्डर देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पहले मैं आपको ब्रह्मोस के बारे में बता दूं। यह पिक्चर में दिख रहा होगा, यह ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों। ब्रह्मोस मिसाइल जो है सो ये इंडिया और रूस, भारत और रूस जो है ये मिलकर ये मिसाइल का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इंडिया में इस मिसाइल का निर्माण होता है। और इस मिसाइल को खरीदने के लिए ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही जवाब है फिलीपींस। फिलीपींस जो है सो भारत से ब्रह्मोस खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है इंडिया को, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप समझ में आया होगा कि जो ब्रह्मोस खरीदने के लिए जो किस देश ने इसको इंडिया को ऑर्डर दिया दोस्तों। तो इसका सही जवाब मैंने बताया कि किसको कौन से देश ने खरीदा है, तो इसका सही जवाब है फिलीपींस ने ये ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की भारत को ऑर्डर दिया है दोस्तों। अब फिलीपींस की मैं बात करूं, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ है। अब फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस में कौन सी करेंसी चलती है, मुद्रा? तो यहाँ चलती है पेसो। कौन सी मुद्रा चलती है दोस्तों? पेसो। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो डोतरेतो, फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। मैं बता दूं दोस्तों, बता ही देता हूँ, फिलीपींस की राजधानी जो है सो मनीला है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। चलिए दोस्तों ईरान की बात करें दोस्तों, तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों? तेहरान। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। दोस्तों समझ में आएगा, क्लियर होगा। मैंने ऑप्शन को भी इस तरह से रखा हूँ ताकि उसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छी से बता सकूँ और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, एक सवाल के साथ कई सवाल आपको मिल सके, इसलिए वैसा मैं ऑप्शन सेट करता हूँ आपके लिए। चलिए एक बात और बता दूँ दोस्तों कि ब्रह्मोस की जो स्पीड होती है वो 2.8 मैक मीन्स सुपरसोनिक है। हवा की गति से भी तेज़ ये मिसाइल मार करती है। इस मिसाइल को बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। ये टारगेट हिट करती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने पांचवा सवाल। किस भारतीय प्राइवेट बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट बैंक के रूप में नामित किया गया? तो सवाल को पहले समझें कि अवार्ड कौन सा है? ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड। और ये जो अवार्ड है किस प्राइवेट बैंक को उसके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड। तो उस किस बैंक को ये अवार्ड मिला है? तो इसका सही जवाब है HDFC बैंक। HDFC बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसका पोस्टमार्टम करते हैं HDFC बैंक के बारे में, ठीक है। HDFC बैंक का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है दोस्तों, इसका मुंबई में है। मुंबई में इसका क्या है? मुख्यालय। इसकी स्थापना बात करें, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था दोस्तों? तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके CEO जो हैं, CEO शशिधर जगदीशन है। जगदीशन जो है इसके वर्तमान में CEO हैं दोस्तों। मैं समझ में आया होगा दोस्तों कि HDFC बैंक जो है एक प्राइवेट बैंक है और इसको जो है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड दिया गया, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में। स्थापना 1994 में। इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन। चलिए आई होप ये सवाल आपको अच्छी से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबो का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो आपको ये समझ में आया होगा कि भारत की सबसे पुराने भालू, ठीक है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? गुलाबो। नाम जैसे लिखा हुआ नाम क्या है? गुलाबो। और जिसकी जो हाल ही में मृत्यु हो गई है वो किस वन में हुई है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हुआ है। और ये उद्यान जो है सो किस राज्य में स्थित है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब बता दूं पहले गुलाबो के बारे में। गुलाबो जो है सो 40 ईयर्स का था, 40 ईयर्स की थी और इसकी मृत्यु हो गई। और ये भारत की सबसे पुरानी भालू थी, ठीक है, जिसका नाम था गुलाबो। और ये किस राज्य में मृत्यु हुई इसका? तो मध्य प्रदेश के वन विहार नेशनल पार्क में, ठीक है दोस्तों। अब मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, उस सभी को मैं आपके सामने लेकर आऊँ। ये है दोस्तों गुलाबो। ये क्या है? भारत की सबसे पुरानी भालू गुलाबो। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका मृत्यु हो गई है। और कहाँ ये मृत्यु हुई? तो वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बात करें कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश, MP में। बांधवगढ़ भी कहाँ है दोस्तों? MP में है, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। पेंच नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। एक और नोट कीजिएगा दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये सवाल आई होप क्लियर होगा कि मध्य प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क बन सकते हैं वो सभी के बारे में आपको बताया।
कान्हा नेशनल की बात करें तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में पन्ना भी मध्य प्रदेश में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल, हाल ही में 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ढाका फिल्म 20वां जो ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? जैसा नाम ही से पता चला ढाका, ढाका जगह का नाम आपको पता होगा। ढाका जो है सो बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो आपको समझ में आया होगा कि 20वां, और ये कितवें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म था? 20वें, ठीक है 20वां, आपको ये ध्यान में रखना। तो कहाँ इसका आयोजन हुआ? तो बांग्लादेश में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में। आई होप क्लियर हुआ होगा। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, वो शेख हसीना, यहाँ की क्या ना, शेख हसीना जो है सो यहाँ की प्रधानमंत्री है, ठीक है। और यहाँ राजधानी बता दी है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और यहाँ जो मुद्रा चलती है, करेंसी, वो टक्का चलता है। क्या चलता है? टक्का, टक्का चलता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये देखिए, ये 20 नंबर का, ठीक है 20वां नंबर का ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कब से कब आयोजित हो रहा है? 15 से 23 जनवरी के बीच में ढाका फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपके सामने 8वां सवाल, हाल ही में किस मंत्रालय ने वैश्विक ऊर्जा नमस्कार कार्यक्रम शुरू किया, आयोजन किया? ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा मंत्रालय ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो पहले इस कार्यक्रम के बारे में बता दो। तो वैश्विक सूर्य कार्यक्रम में इसमें क्या है? कुछ नहीं दोस्तों, मिला जुला के इसमें सूर्य नमस्कार से क्या क्या फ़ायदा है वो इसमें बताया गया। सूर्य नमस्कार से क्या क्या फ़ायदे हैं वो इसके बारे में बताया गया। और ये कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो आयुष मंत्रालय द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना सीधा सीधी कि सूर्य नमस्कार, वैश्विक सूर्य नमस्कार कौन सा मंत्रालय के द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा। आयुष मंत्रालय की बात करें दोस्तों तो इसके मंत्री जो हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो है सो आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है दोस्तों, सोनोवाल। आयुष की बात करें दोस्तों, ये आयुष ऐसे लिखा जाता है AYUSH। इसका पूरा नाम बात करें दोस्तों तो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक, ये क्या है? चिकित्सा की एक प्रणाली है दोस्तों जिसका पूरा नाम है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आयुष मंत्रालय द्वारा वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री की बात करें तो इसके मंत्री जो है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है दोस्तों। और स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो इसके मंत्री जो है वो मनसुख मंडाविया है दोस्तों। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। ये रहा आपके सामने 9वां सवाल, फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो मैं बता दूं कि फोर्ब्स के बारे में बात करें, फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की दोस्तों। लिस्ट किस चीज़ के लिस्ट जारी की है? तो विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सबसे हाईएस्ट इनकम जो है, हाईएस्ट कमाई करने वाले एथलीट्स, खिलाड़ी के जो है लिस्ट जारी की है महिला खिलाड़ियों की, जिसमें कौन सी खिलाड़ी जो है शीर्ष स्थान पर? तो इसका सही जवाब है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका बता दें दोस्तों, ये जो ऑप्शन आपका बी ये सही जवाब है कि जो फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी जो है वो नाओमी ओसाका, महिला में बात करें। और ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ये टेनिस से। ये किस खेल से? टेनिस से दोस्तों। और ये कहाँ की है? ये जापान की। किस देश की जापान है? तो जापान की। और ये लिस्ट में सेकेंड स्थान पर आई है सेरेना विलियम्स जो अमेरिका की है, और तीसरे स्थान पर वीनस विलियम्स। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा दोस्तों कि सर्वाधिक मीन्स सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन है? नाओमी ओसाका, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, पूरा लिस्ट आपको हम दिखाते हैं। ये रहा फोर्ब्स की लिस्ट। तो नाओमी ओसाका दिख रहा होगा आपको, पहले स्थान पर है। कितनी कमाई है इसकी? $57.3 मिलियन, 57.3 मिलियन इसकी कमाई है। इस इनकम के साथ ये पहले स्थान पर है। सेरेना विलियम्स की बात करें दोस्तों तो इसके $45.9 मिलियन के साथ ये दूसरे स्थान पर है। अभी बताया मैंने। वीनस विलियम्स की बात करें तो 11.3 मिलियन डॉलर के साथ ये तीसरे स्थान पर है दोस्तों। चलिए अब अगले, अब एक इसमें ध्यान रखना है कि एक भारतीय, ये पीवी सिंधु, ठीक है दोस्तों, ये पीवी सिंधु ये $7.2 मिलियन के साथ कितवें स्थान पर है? छठे स्थान पर, 7वें स्थान पर दोस्तों। किसने? 7वें रैंक पर जो है सो ये सेरेना विलियम्स है, ये जो ये भारतीय खिलाड़ी, इसको आपको ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों, कि पीवी सिंधु कितवें स्थान पर? 7वें स्थान पर है सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में, और $7.2 मिलियन के साथ 7वें स्थान पर। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलें। आज का ये आखिरी सवाल है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड पद का नाम, बहुत ही बढ़िया सवाल, जो लोग NTPC या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ही भी ये सवाल है, ठीक है, कि ट्रेन गार्ड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया?
ट्रेन गार्ड पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसमें कुछ नहीं, सीधा सीधे बता दूं तो इसका नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया। ठीक है, ट्रेन गार्ड पद का जो जॉब था उसका नाम बदलकर ट्रेन पद कर दिया गया, ट्रेन मैनेजर कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब भारतीय रेलवे की बात करें तो रेलवे के जो वर्तमान में मंत्री हैं वो कि कौन है दोस्तों? तो आपको बताना है कि रेलवे के वर्तमान में कौन मंत्री हैं। तो अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव जो हैं ये वर्तमान में रेलवे के मंत्री हैं। ठीक है, और रेलवे की अगर अध्यक्ष की बात करें, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वो हैं त्रिपाठी VK त्रिपाठी, विनय कुमार जो त्रिपाठी हैं वो रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है। दोस्तों आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब चलते अगले सवाल की तरफ। ये कल का जीके का सवाल है जो मैंने आपसे पूछा था जीएस वाला, कि किस महासागर की आकृति एस आकार की है? तो आई होप आप लोगों ने जवाब दिया होगा। इस अटलांटिक महासागर की आकृति है जो किस शेप में है? ये एस आकार में, ऐसे है अटलांटिक महासागर की आकृति दोस्तों। चलिए आज का जीके का सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों, और जरूर दें। ठीक है दोस्तों, सवाल क्या है कि स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है फ्रांस, मिस्र, कनाडा, रूस। तो इसका आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देना है कि स्वेज नहर किस देश में स्थित है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास अब समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास जरूर इसको शेयर करें अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे। और चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।